हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं और देख ही रहे हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इतने दिनों से। तो इसी प्रैक्टिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 19। यानी कि हम प्रैक्टिस सेट जो है 19वें नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले 17-18 पूरा अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं डेफिनेटली तो नहीं कहूँगी, बट आई होप कि आपको वो क्वेश्चन ज़रूर मतलब आपको मदद करेंगे आपकी तैयारी में। तो चलिए, अब वीडियो आपको पता ही है कि हम लोग होम साइंस के लिए पढ़ रहे हैं। होम साइंस के जो भी एग्ज़ाम है आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है, और जीआईसी है आपका, यूपीएचसीएससी है, या आपका नेट का एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट ये हमारा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन हैं ये पार्ट 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैंने इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट नहीं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपका दिल्ली का है ये, लेकिन कौन से ईयर का है ये मुझे मतलब ये सोर्स नहीं मिल पाया, तो मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। और ये वही वाला प्रैक्टिस सेट है जिसको मैंने एक बार इंग्लिश में कराया था। तो मुझे कुछ लोगों का थोड़ा सा सुनाई दिया कि इंग्लिश में उनको थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे हिंदी में फिर से किया है। ठीक है, हिंदी वर्जन इसका मैंने ढूंढा और उसको लेकर के हम लोग आए हैं। तो आज हम एक बार हिंदी वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि भाई जिसको इंग्लिश वाले में थोड़ी सी दिक्कत हुई उसको मतलब हिंदी वाला समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये समझ लीजिए आप कि सीधे सीधे क्वेश्चन उठा करके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदर स्टेट के जो क्वेश्चन होते हैं या पेपर होते हैं वहाँ से भी 2 से 4 क्वेश्चन उठा ही लिए जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे अभी उत्तराखंड का किया था, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके होंगे। और तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं। वही वाले क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हिंदी वाला होगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। आई होप कि अभी सब लोग जग रहे होंगे। सॉरी मैंने गुड इवनिंग बहुत देर में किया, क्या करें, मैंने सोचा पहले जो इम्पोर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन आप तक जो है पहुँचाई जाए। तो चलिए देखते हैं। क्या मतलब, जागो हर नींद से, हर कमी को देखो, आगे निकलना है तो हर गलती से सीखो। ये बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल 100% सही है। अगर आपको सीखना है तो आप जितनी भी आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं उससे आप सीखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक बार कुछ गलत किया फिर उससे जब आप सीख लोगे तो दोबारा से वो गलती आपसे नहीं होगी। और एक चीज़ ये भी कही जाती है कि अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही मायने में कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ आप में परफेक्ट ही है, तो उससे आपका क्या होगा ना, आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, है ना। क्योंकि जब गलती हम करते हैं तो उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, कई सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो इस वजह से आपको गलतियां भी करनी है और उस गलती से आपको सीखना है, वो डर के भागना नहीं है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव होकर के, पेशेंस रख करके आपको उस गलती से क्या करना है, सीखना है, उसका सही सॉल्यूशन लेकर के उससे आपको सही डायरेक्शन में चीज़ें करनी है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है। दृष्टिबाधित मतलब कि जो बच्चा देख नहीं सकता, उसके बारे में बात हो रही है। तो स्पर्शनीय आदानों से, गतिबोधक प्रणाली से, श्रवण प्रणाली से, या अधिगम साधनों से। तो ये जो आपका स्पर्शनीय आदानों से है सॉरी, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्टाइल मटेरियल्स। टैक्टाइल मटेरियल्स का मतलब होता है कि आपने देखा होगा ब्रेल लिपि से वो लोग टच कर करके पढ़ते हैं, जो लोग आंख से देख नहीं पाते हैं, तो इसको स्पर्शनीय आदानों को टैक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। टैक्टाइल का मतलब टच करके वो लोग फील करके, छू करके मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ब्रेल लिपि जो आई थी वो लुईस ब्रेल ने मतलब उसका आविष्कार किया था, किसके लिए, जो लोग देख नहीं पाते हैं वो लोग अपने हाथ से टच कर करके, ब्रेल लिपि के थ्रू उसमें आता है ना लिखने वाला, तो उससे वो लोग टच कर करके पढ़ाई करते हैं। तो आपके दृष्टिबाधित बालक के लिए इस तरीके से बच्चा सीख सकता है। फिर नेक्स्ट है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में है, वो मैंने इंग्लिश में इसलिए ऐड किया क्योंकि इसमें फुल फॉर्म दे रखा है और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक ये है कि द IEDC, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड वॉज फर्स्ट लॉन्च ड्यूरिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जो IEDC है ये कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब आया था ये, तो किस दशक में आया था यहाँ पर, ये एग्जैक्टली तो आया था 1974 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं ड्यूरिंग की बात हो रही है, कब मतलब किस समय शुरू किया गया। तो ये जो आपका 1970s वाला है आपकी ईयर, इसमें शुरू किया गया था। तो इसमें 1970s में आपका 74 आ जाएगा, तो इस वजह से तो आप दोनों याद रखो, अगर क्वेश्चन आपसे 1970s पूछ लेता है और 1974, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये कब आया था, 1974 में। फिर है हमारा अब आ गया हिंदी वाला क्वेश्चन, तो हिंदी वाले ऐसे खुश हो जाए खूब, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि तंतु के लिए कोया की निर्मिति को कहते हैं।
एक चीज़ मैं और बता दे रही हूँ कि हिंदी इसमें दी हुई है एकदम शुद्ध हिंदी और बहुत ही क्लिष्ट हिंदी, ठीक है, बहुत टफ मतलब। तो अगर कहीं से कोई ऑप्शन इधर उधर हो जाए तो उसके लिए आपको मतलब कमेंट सेक्शन में आपको रिमाइंड करा देना है या करेक्ट करा देना है, उसका कोई इशू नहीं क्रिएट करना, ठीक है। हालांकि मैं देखूंगी कि बिल्कुल इतनी भी मुझे बढ़िया हिंदी आती है, तो मैं पूरी कोशिश में रहूंगी कि कोई भी क्वेश्चन और ऑप्शन इसमें गलत ना हो, ठीक। आते हैं, तंतु के लिए कोया की निर्मिति को कहते हैं कृषि, टिश्यू पालन, कृमि पालन या कोष कीट पालन यानी कि रेशम उत्पादन। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रेशम उत्पादन कहते हैं क्योंकि आपको पता है ना, कोया से उसमें निर्माण किया जाता है जो कोकून्स होते हैं। फिर हमारा कि पहले निर्मित नायलॉन को नायलॉन डैश कहते थे, तो क्या कहते थे, ए वाला 66, 77, 88 या 99, ये भी आपको पता है कि नायलॉन 66 बोलते थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट है, इस जाति के पतंगे से उत्कृष्ट श्रेणी का कच्चा रेशम उत्पन्न होता था। ये मतलब कौन से श्रेणी के उससे कीट पतंग से अच्छा रेशम उत्पादन होता है, बॉम्बिकस मोरी या फाइब्रोइन या फिर सेरेसिन या फिर माइल्ड्यू। तो इसमें भी देखिए, तो देखिए हिंदी का है लेकिन हिंदी में भी इन्होंने इंग्लिश वाला ही ऑप्शन दे रखा है। तो जो बॉम्बिकस मोरी वाला होता है आपका, मतलब ये वो बहुत अच्छी क्वालिटी का रेशम देता है, ठीक है, मतलब उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का रेशम उत्पन्न होता था। फिर है कि मजबूत, इधर वाला क्वेश्चन, मजबूत तंतु के बहुलक लंबे होते हैं और कमजोर तंतु के बहुलक लघु होते हैं। यहाँ पर फिलामेंट और स्टेपल फाइबर की बात हो रही है, ठीक है। फिलामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं लंबे तंतु और स्टेपल को बोलते हैं लघु तंतु यानी कि छोटे तंतु। तो ये पूछ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, गलत है, असंबंधित है या असंगत है। तो ये बात आपकी 100% पूरी तरीके से सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 के पूर्व डैश को कृत्रिम रेशम कहते थे, किसे कहते थे, नायलॉन को, रेयॉन को, पॉलिएस्टर को या फिर एसीटेट को। तो हम लोग किसको कहते थे, जो रेयॉन है आपका, इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता था, ठीक है। फिर है कि ये वाला सिल्वर, यह शब्द डैश सूत की रचना में आता है, लिनन के या ऊन के या रेशम के या सूती कपड़े के। तो इसको हमने उस वाले क्वेश्चन में भी किया था कि सूती कपड़ा, और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से मतलब मिलता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका जो ऑप्शन है वो सी ही करेक्ट होगा, डी ही करेक्ट होगा या फिर ए करेक्ट होगा। ऐसे तो हम लोग मतलब पढ़ते ही हैं कि जब क्या बोलते हैं, कपास की जब पूरी प्रोसेसिंग करी जाती है तो उसमें पूनियाँ बनाई जाती हैं, पूनियाँ, तो ये पूनी का मतलब सिल्वरिंग ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये आंसर बताया है आपको। बट अगर आपको कहीं से और ऑथेंटिक कोई सोर्स मिलता है या आपको एग्जैक्ट कहीं लिखा हुआ मिलता है कि सिल्वरिंग लिनन में की जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ओके। फिर है कि विस्कस रेयॉन को डैश से बनाते हैं, यानी कि जो विस्कस रेयॉन बनता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, कताई यानी कि स्पिनिंग से, आर्ध कताई यानी कि वेट स्पिनिंग, शुष्क कताई यानी कि ड्राई स्पिनिंग, और डी मतलब ऊपर सभी। तो कहने का मतलब यह जो विस्कस रेयॉन होता है वो आपका वेट स्पिनिंग से बनाया जाता है यानी कि आर्ध कताई से, ठीक है, गीली विधि से। वो कई सारे केमिकल का सॉल्यूशन बना करके उसको स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाता है ना, और फिर उसको खींच करके मन मुताबिक धागा बना लिया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है, अधिकांश उपयोग में आने वाला विरंजक ब्लीच है, तो कौन सा है, क्लोरीन विरंजक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बहुत अधिक यूज़ किया जाता है, ठीक है, उपयोग में आने वाला है मतलब। नेक्स्ट है SPI है, तो SPI आपका क्या है, स्टिचेज फॉर मीटर, स्टिचेज पर इमेज, स्टिचेज पर इंच या इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी हमने किया ही था कि स्टिचेज पर इंच हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। फिर है कि ये वाला क्वेश्चन आपका कि पटोला यहाँ से संबंधित है, बंगाल से, दक्षिण भारत से, बनारस से या फिर गुजरात से। तो ये पटोला आपका कहाँ संबंधित है, गुजरात से, ठीक है। और इसके बाद बनारस से आपका जो ब्रोकेड होता है वो है, ब्रोकेड वाले जो सोने चांदी के तारों से बनाए जाते हैं वो आपका बनारस से है। और बंगाल जो आपका है, बंगाल का कांथा, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ का आपका कांथा वगैरह जो है मतलब फेमस है। और अल्पना जो एक अभी TGT 2021 में आया था क्वेश्चन कि अल्पना जो है रंगोली ये कहाँ से संबंधित है, तो जो अल्पना है आपकी वो भी आपकी पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिलुएट पार्श्व रूपरेखा शब्द दर्शाता है, तो ये जो शब्द है, एक सेकेंड, ये रूपरेखा क्या शब्द दर्शाता है, ग्रेन लाइन या फिर किसी कपड़े का बाहरी आकार, कपड़े का अंदरूनी आकार या फिर अतिरिक्त कपड़ा। तो ये जो आपका सिलुएट पार्श्व रूपरेखा शब्द है ये ग्रेन लाइन को दर्शाता है, कपड़े पे जो ग्रेन लाइन होती है उसको दर्शाता है, ठीक है। फिर है गले से कॉलर को जोड़ने वाली लाइन है, जो गले से कॉलर को जोड़ने वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, रोल लाइन, कॉलर लाइन या नेक लाइन। तो इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको क्या कहते हैं, नेक लाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि टेक्सटाइल्स, यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है, फाइबर से या फैब्रिक से या क्लॉथ से या वोवन से। तो ये जो टेक्सटाइल है आपका, टेक्सटाइल जो है ये टेक्सटाइलस, ठीक है, टेक्सटाइल ये टेक्सटाइलस, और ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये किस शब्द से लिया गया, ठीक है। तो ये जो आपका वोवन है यानी कि डी ऑप्शन आपका इससे लिया गया है। जस्ट 1 मिनट,
ये आपका लिया गया है डी से, ठीक है। तो वोवन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर इधर का है हमारा कि तंतु की डैश विशेषता जैव स्वभाव की है। तो फफूंद से प्रतिरोध या कीट से प्रतिरोध या सूर्य प्रकाश से प्रतिरोध या उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर थोड़ा सा मुझे डाउट भी है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे हिसाब से तो इसमें डी होना चाहिए। आपको अगर लगता है कुछ और होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि रेशा तंतु को इसमें मापा जाता है, इंच में, सेंटीमीटर में या ए और बी दोनों में, ठीक है। तो जो रेशा तंतु होते हैं उसका आपको दोनों में मापा जाता है, ठीक है, इंच में भी और सेंटीमीटर में भी। फिर है कि मनुष्य द्वारा निर्मित सभी तंतु फिलामेंट तंतु होते हैं। तो ये बात सही है, गलत है, असंगत है या असंबंधित है? तंतु फिलामेंट यानी कि लंबे तंतु होते हैं और मनुष्य द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जितने भी मनुष्य द्वारा मतलब कि जितने भी मैन मेड फाइबर होते हैं वो देखिए केमिकल्स के कई सारे मतलब कंपाउंड से बनाए जाते हैं। तो उनको आप जितना मन मुताबिक जितना लंबा चाहो उतना लंबा कर लो, 1000 मीटर से लेकर के 10,000 मीटर तक। इस वजह से ये बात आपकी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी ऊपरी तल के स्पर्श और दिखावट को कहते हैं। मतलब किसी चीज़ का अगर दिखावट है और उसको छूने पे आपको जो फील होता है उसको क्या कहते हैं? पोत यानी कि टेक्सचर, आकार यानी कि शेप, और रंग यानी कि कलर, और लाइन मतलब लाइन आप जानते हैं ना, रेखा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका उसको बोलेंगे टेक्सचर, ठीक है। क्या बोलेंगे? टेक्सचर यानी कि पोत बोलेंगे। फिर है कि टाँके में नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन। टाँके में क्या नहीं होता? आकार नहीं होता, तनाव नहीं होता, गहराई नहीं होती, संगति नहीं होती। तो नहीं की बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी जो होगा गहराई नहीं होती, ठीक है। बाकी आकार, तनाव, संगति ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। फिर है कि कॉटन रेशम अविरंजित रेशम होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का एक सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, इस वजह से मैं इसको नहीं कराऊंगी। अगर आपको कहीं से आंसर मिलता है तो आप उसमें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर है हमारा ये वाला क्वेश्चन कि यह लौह से यानी कि आयरन से बात हो रही है। आयरन से मिलने से शरीर में हीमोग्लोबिन निर्मित होता है। जस्ता के मिलने से, सल्फर के मिलने से, सोडियम के मिलने से या तांबा के मिलने से। तो ये जो कॉपर के मिलने से होता है, तो कॉपर आई थिंक ये तांबा ही होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो तांबा ही होगा, ठीक है। कॉपर मतलब तांबा। तो ये कॉपर के मिलने से और आयरन के मिलने से शरीर में आपके हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। एक चीज़ मैंने और कराई थी इसी तरीके से, ये आपको आई थिंक सैटरडे शॉर्ट्स में कराई थी कि कॉपर और आयरन के मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसी तरीके से आप बताना कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसके सिक्रीशन के लिए कौन सा मिनरल जो है ज़रूरी होता है, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट है पहले भोजन के चयन में प्रमुख गाइड होता था। पहले का मतलब पुराने समय में कौन प्रमुख गाइड होता था? क्या मतलब सोच करके लोगों का भोजन चयन किया जाता था? रिवाज को देख के, आदत को देखकर, भूख को देखकर या फिर सभी को देख करके? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा रिवाज को देख करके, ठीक है। रिवाज देखा जाता था कि कैसी मतलब क्या रिवाज चल रहा है, उस तरीके से गाइड किया जाता था। फिर है कि दक्षिण में कन्नूर की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर आंसर नहीं मुझे इसका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कि ये आंसर आपका हो जाएगा सीरियल यानी कि जितने भी सीरियल्स होते हैं, गेहूं, धान, चावल, ये सब। तो इसमें धान लिखा हुआ, तो मेरे ख्याल से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ और होगा या आपके पास कोई आंसर है, कोई मतलब आपके पास अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ, मुझे गलत आंसर बताने का कोई वो नहीं है, आपको मुझे मिसगाइड नहीं करना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जो चीज़ें मुझे नहीं क्लियर हो पा रही हैं, मेरे सर्च करने पर नहीं मिल पा रही हैं, वो चीज़ की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको बताएं, ठीक है। आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा तो वो चल नहीं रहा है कि बिल्कुल बहुत अथॉरिटेरियन मैंने मतलब एक अथॉरिटी बना रखी है मैंने। तो इस वजह से आप लोग भी बढ़िया करिए, हमको भी बताइए, हम भी आपको बताएं, बढ़िया मस्त सीखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और साथ में सीखने में तो मज़ा आता ही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालकपन की अवधि होती है, यानी कि शैशवावस्था की बात हो रही है, ठीक है। तो ये होती है आपकी 1 हफ्ते से 1 वर्ष तक, 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, 1 हफ्ते से 6 माह तक, या 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। तो जो बालकपन की अवधि होती है आपकी, वो होती है 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, ठीक है। अब अगर इसमें 0 to 2 ईयर्स दिया होता तब भी हम ये लगा लेते, तो 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, ठीक है। फिर है क्योंकि जो 15 दिन का टाइम होता है उसको नियोनेटल पीरियड बोलते हैं। नियोनेट बच्चा जो होता है नियोनेट होता है, तो उसको 0 से लेकर के 15 दिन के टाइम को कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने नियोनेट पीरियड माना है। तो इस वजह से यहाँ पर 2 हफ्ते से लेकर के 2 वर्ष तक का टाइम दिया गया है इन्फेंसी का। इसके बाद है अंडाणु की अवधि होती है डैश से डैश तक। अंडाणु मतलब कि पीरियड ऑफ ओवम की बात हो रही है, जो आपकी प्रेगनेंसी की स्टेज है। तो इसमें क्या होता है 0 to 2 हफ्ते, या फिर 0 to 4
मतलब 0 से 4 हफ्ते, 0 से 6 हफ्ते, 0 से 8 हफ्ते, ठीक है। तो इसमें जो पीरियड ऑफ ओम होता है वो 0 से लेकर के 15 दिन तक, यानी कि 2 हफ्ते, ठीक है। तो ये आपका पीरियड ऑफ ओम हो गया। फिर है कि और जो आपका ये 0 से लेकर के 8 हफ्ते तक है, यानी कि 15 से लेकर के 2 महीने तक की, वो आपकी होती है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। और उसके बाद जो बचती है 2 महीने से लेकर के पूरे 9 मंथ तक, वो आपकी हो जाती है पीरियड ऑफ फीटस। फिर है कि मोटर नियंत्रण, यह यह सर के क्षेत्र से पाँव के क्षेत्र तक अग्रसर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका वो पूछ रहे हैं, जो डेवलपमेंट होता है कौन सा इसमें टाइप होता है वो पूछ रहे हैं। तो ये क्या होता है, जो सर से लेकर पाँव तक होता है, यानी कि हाँ सिर से लेकर के उधर तक। तो सेफेलोकार्डल है ये, या प्रॉक्सिमोडिस्टल है, या फिर आपका डेवलपमेंटल नियम है, या फिर कोई नहीं है। तो ये आपका जो सिर से पाँव तक होता है उसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहता है, ये हिंदी में बहुत परेशान कर देता है। तो फिलहाल चलिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हो तो आपका हो जाएगा सेफेलोकार्डल नियम, ठीक है। फिर है कि भ्रूण एक सफ़ेद चिकने तेलमय परत से ढका हुआ होता है, जिसे कहते हैं गर्मलोम, वर्निक्स कैसोसा, या फिर आपका फॉन्टेलेसस, इसके बाद या फिर आपका ऑब्लिक। तो इसमें जो आपका है वो कहेंगे इसको बोलते हैं वर्निक्स कैसोसा, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वाले में भी देखिए इंग्लिश लिख रखी है इन लोगों ने। फिर है कि रज्जुस्राव का रुकना यह गर्भावस्था का पहला संकेत है। रज्जुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुएशन का रुकना गर्भावस्था का पहला संकेत है। और इसको क्या कहा जाता है, मेनार्की कहा जाता है, गर्भपात, या फिर थकान, या फिर अनार्तव। तो जो मेनार्की है आपका, वो जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं तब उसको मेनार्की बोला जाता है, ठीक है। और गर्भपात यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, अबॉर्शन होता है, बच्चे को जानबूझ करके मार दिया जाता है, वो चीज़ होगी। थकान आपको पता है फैटीग होती है। तो ये जो आपका डी वाला होगा इसको बोलते हैं इसको आई थिंक इंग्लिश में एमनोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी में आपका देखिए अनार्तव है। कितना भयानक हिंदी लिखी हुई है कि समझ ही ना पाए कोई। फिलहाल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कि जब प्रसव के समय बच्चे का नितंब या पाँव बाहर आता है तो उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल बर्थ, प्रेसिपिटेट बर्थ, या फिर सिजेरियन सेक्शन, या फिर ब्रीच बर्थ। तो ये आपका टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, इसी बार आया था, और सोचिए ये दिल्ली में भी आया है। तो इसको कहते हैं ब्रीच बर्थ। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंटल बर्थ है आपका, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये बर्थ कराई जाती है, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका कुछ नाम होता है, क्या नाम होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट है गर्भावस्था की अवधि को डैश अवधि भी कहते हैं, हार्मोनल, संतति, गर्भावधि, या परिवर्तन। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, गर्भावधि यानी कि जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सी नंबर करेक्ट हो गया। फिर है हमारा ये वाला क्वेश्चन, अनिद्रा रोग का मतलब है अनिर्दता, बेचैनी, स्वाधीनता, या बेहोशी। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोमनिया, ठीक है। आइसोमनिया या फिर इंसोमनिया ऐसे बोलते हैं, हाँ। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनिद्रता, ठीक है। फिर है हमारा ल्यूसिन होता है। तो ल्यूसिन क्या है आपका, आवश्यक अमीनो अम्ल है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। फिर है बाइटॉट 133 वाला, बाइटॉट के धब्बे यानी कि बाइटॉट स्पॉट इसके अभाव से होता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो ये जो बाइटॉट स्पॉट है, या आपका नाइट ब्लाइंडनेस है, या कॉर्नियल जीरोसिस है, या कॉर्नियल स्कार है, केराटोमलेसिया है, जीरफ्थैल्मिया है, या फिर आपका केराटोमलेसिया मैंने बता ही दिया है ना। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये विटामिन ए की डिफिशियंसी की पूरी स्टेज 1 बाय 1 आती रहती हैं, तो जिससे इंसान बिल्कुल अंधा हो सकता है। तो ये अगर कहीं भी पूछा जाए, कॉर्नियल जीरोसिस है, केराटोमलेसिया, जीरफ्थैल्मिया है ना, इस तरह की कोई भी अगर एक टर्म पूछ लिया जाए तो आपका किसके अभाव में ये इसको माना जाएगा, विटामिन ए के, ठीक है। इस वजह से विटामिन ए वाली चीज़ें खूब हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, दूध है ना, अंडा, ये सब खाते रहिए ताकि आँख बिल्कुल बरकरार रहे, ठीक। इसके बाद है फाइनोडर्मा, इसके अभाव से होने वाला रोग है। तो फाइनोडर्मा किसके अभाव से, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक चर्बीदार अम्ल यानी कि आवश्यक फैटी एसिड, या फिर विटामिन ई, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड, जो EFA बोलते हैं, जिसको हम लोग EFA यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड। फिर है कि थायमिन के अभाव से इस नाम का रोग हो जाता है, बेरी पेलाग्रा, रक्त छीड़ता, या स्कर्वी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेरी हो जाता है, और पेलाग्रा आपका विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, और रक्त छीड़ता आपकी जो है आयरन की कमी से हो जाती है, मतलब एनीमिया, और एनीमिया आपकी आयरन की कमी से भी होती है, विटामिन B9 की कमी से भी होती है, विटामिन B12 की कमी से भी होती है। तो विटामिन B12 से जो होती है उसको जो परनीसिस एनीमिया बोलते हैं, विटामिन B9 की वजह से जो होती है उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, और जो आयरन की कमी से होती है उसको हाइपोक्रोमिक या माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक। और स्कर्वी आपका विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है।
फिर है कि वसा घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे आंसर लगाते हैं। सी, विटामिन ई, डी, ए, के। ठीक है, विटामिन सी और आपका जो विटामिन बी का ये ग्रुप है राइबोफ्लेविन, ये सब वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, नियासिन आपका विटामिन बी3 है, राइबोफ्लेविन आपका विटामिन बी2 है। ठीक है, फिर है कि डैश विटामिन सी का विपुल स्रोत है, यानी कि रिच सोर्स कौन सा है? आंवला है, अमरूद है, नींबू का रस है, ऊपरी सभी है। वैसे तो सभी है, लेकिन रिच सोर्स की बात हो रही तो सबसे हो जाएगा आंवला आपका। ठीक, फिर है कि वसा का सकल ऊर्जा डैश किलो कैलोरी ग्राम है। ठीक है, तो इसमें क्या है 1 ग्राम कैलोरी की बात हो रही है, 1 ग्राम वसा की कितनी सकल ऊर्जा मूल्य होगा। तो इसमें जो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, डी क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9.45। फिर बंद गोभी और फूल गोभी में, यानी कि जो कॉलीफ्लावर और कैबेज होता है, इसमें गाइट्रोजेंस होता है। ये बात सही है, गलत है, निश्चित नहीं है, असंबंधित है? ये बात आपकी पूरी तरीके से सही है। ठीक है, गाइट्रोजेंस कंटेन होता है उसमें। ठीक है, इस वजह से उसमें जब हम लोग देखते हैं थोड़ी सी महक और या कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो है थोड़ा सा एसाइड्स वगैरह, मतलब पेट में कुछ कॉन्स्टिपेशन टाइप का या एसिडिटी टाइप का क्रिएट करते हैं वो लोग, क्योंकि उसमें गाइट्रोजेंस होते हैं। फिर है कि बीएमआर का पूरा स्वरूप है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉम्ब मीटर या बिग मीटर रेट। तो इसमें आपका ऑप्शन बहुत आसान है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आधारीय चयापचयी दर। फिर है कि पौष्टिक मूल्यों को बढ़ाने का तरीका है अंकुरण, किण्वन, पुष्टिकरण या ऊपरी सभी। तो अंकुरण आपका जर्मिनेशन है, किण्वन आपका फर्मेंटेशन है, पुष्टिकरण आपका आई थिंक फोर्टिफिकेशन है, और डी आपका सभी है। तो सभी चीज़ों से आप पोषक तत्वों के मूल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर है कि वायु समाविष्ट करने के लिए तेज गति से उठाकर पीटना को कहते हैं पीटना कहते हैं, मतलब हमारे हिंदी पढ़ के हंसी आ जाती है, बताओ पीटना बता रहे हैं। चाबुक मारना, ये लीजिए चाबुक भी मारने को है। फिर मरगजा करना, इसके बाद पीटना यानी कि बीट करना, बांधना यानी कि बाइंड करना। तो इसमें जो तेज गति से उठा करके हवा मतलब एयर वो कराई जाती है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, विपिंग, जो आपका होता है ये WHIP। तो आपका ये हो जाएगा चाबुक मारना। भाई अब जो आपको एयर जो है पास करानी हो या एयर उसमें मिक्स करानी हो किसी भी उसमें केक वेक बनाने के उसमें, तो आप लोग चाबुक मारना। फिर है, एक सेकेंड, फिर है हमारा मुख्य द्रव में यह शामिल नहीं होता है, उसकी बात हो रही फ्लूइड की, क्लियर फ्लूइड जो होता है। तो दही का पानी, जौ का पानी, दूध या फलों का रस। तो इसमें जो आपका दूध हो जाएगा वो आपका नहीं होगा, क्योंकि दूध में जब दूध है तो दूध में आपके प्रोटीन भी रहेगा, फैट कंटेंट भी रहेगा उसमें, है ना, मिनरल्स भी होंगे। तो ये जो आपका मतलब दूध में सॉलिड मटेरियल भी रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका दही का पानी, जौ का पानी, फलों का रस, इसमें सॉलिड मटेरियल नहीं होगा। फिर एक क्वथनांक के थोड़े से नीचे किसी द्रव में खाद्य को डुबोने से होता है सिझाना, खदबदाना, दम देना, भूनना। तो ये जो बात हो रही है क्वथनांक के मतलब बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमरिंग। सिमरिंग को हिंदी में खदबदाना बोलते हैं। ठीक है, सिमरिंग का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, फूड कुकिंग, वो जो फूड साइंस की क्लास कराई है मैंने, उसमें भी कुकिंग मेथड दिया हुआ है। और अभी हम लोगों ने पिछले जब इंग्लिश वाला इसका इंग्लिश वर्जन किया था तो उसमें भी मैंने सिमरिंग का टेम्परेचर बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सिमरिंग का टेम्परेचर क्या है। फिर है डैश, मतलब ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि डैश यह नायसिन के पूर्वगामी के रूप में काम करता है, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, हिस्टाडाइन या फिर आपका वेलाइन। ठीक है, तो ये पूर्वगामी यानी कि प्रीकर्सर में काम करता है कौन, ट्रिप्टोफैन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रिप्टोफैन होता है वो नायसिन के प्रीकर्सर के रूप में काम करता है। ओके, अच्छा ठीक है, अब हमारे ये आज का पार्ट 1 हमारा यहीं ख़त्म होता है। और क्योंकि आजकल वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी और मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक है बट थोड़ी सी थकान बहुत है, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराया। और मुझे लगता है आप लोग भी इतने लंबी वीडियो देखते देखते बोर हो जाते होंगे, तो अभी इधर हम थोड़े जो है, इसमें पूरे आपके 90 क्वेश्चन है तो मैंने 45 करा दिया है। अब अगली वीडियो में हम कल फिर से 45 सॉल्व करेंगे और थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आराम से रहेगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी और आप लोग भी रिलैक्स होकर के देख पाएंगे। सो दैट मैंने यहाँ पर ज़्यादा जो है इंक्लूड नहीं किया हुआ है। और एक बार आपको फिर से याद दिला दे रही हूँ कि दिवाली आने वाली है, तो इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। ठीक है, और आज मैंने एक वीडियो डाली थी आपकी, उससे क्या बोलते हैं, जो मिल्क होता है, मिल्क में जो मेलार्ड रिएक्शन होता है, मैंने सोचा आप एक बार थोड़ा सा दिखा दिया जाए, है ना। अगर हम चीज़ों को व्यवहारिक रूप से देख लेते हैं बिल्कुल अपनी आंखों से, तो वो चीज़ें ज़्यादा ईजी रहती हैं। वैसे आप लोग भी घर में करते ही होंगे, इंटेंसली करते होंगे, बट वो जो वीडियो मैंने डाली थी वो इंटेंसली नहीं हुआ था, वो बाई चांस हो गया था। ठीक है, फिलहाल मुझे लगा मतलब अच्छा रहेगा और आप लोगों को एकदम बढ़िया माइंड में फीड हो जाएगा थोड़ा फ़ोटो देख लेने से, इस वजह से मैंने डाल दी थी, आप लोग देखना उसको। और अब मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह की जो भी कुछ रिएक्शन हो या कुछ जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसको मैं आप लोगों को बिल्कुल दिखा पाऊँ। तो वो दिखाने से होगा क्या, आप लोग देख लेंगे तो आपको फिर वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शायद उससे रिलेटेड कहीं से कुछ भी आपको कभी पूछा जाए तो आपको शायद वो क्लिक कर जाए, क्योंकि ये बात आपको पता ही है
कि जब हम जिन चीज़ों को देखते हैं, देख कर मतलब देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक टिकती हैं, है ना। हमारा जो ब्रेन है उसको ज़्यादा देर तक अपने उसमें रखता है। तो फिलहाल यही सब बातें हैं, और चलिए अब आप लोग पढ़ाई कीजिए और अपना खाना वाना खाइए, सोइए। रात अब हो ही रही है, अब सर्दी भी बढ़ ही रही है, तो आप लोग को चलिए सभी लोगों को हैप्पी विंटर्स। बढ़िया अपने कंबल वम्बल निकालिए, आराम से चाय पीजिए और साथ ही साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मौसम बहुत अच्छा हो गया तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही होनी चाहिए। तो फिलहाल ये कोटेशन एक बार मैंने फिर से यहाँ पे लगा दी ताकि आप लोग देख लो। आपको अपनी गलतियों से सीखना है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, 2 क्वेश्चन गलत किया, तो आप उसको देखो कि आपसे गलत क्यों हुआ। आप इसमें क्या मतलब कर सकते थे कि जिससे आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता था। आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझी, आपने हड़बड़ी में आंसर कर दिया, या आपने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, या आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ आया। तमाम तरह की चीज़ें हैं। फिलहाल अब मैं बंद करती हूँ वीडियो, और मिलते हैं हम लोग फिर से कल। इसी क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे हम करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और जिन जिन क्वेश्चन को पूछा है या जो क्वेश्चन के लिए मैंने डाउट का मार्क कर रखा है, उसको आप लोग भी थोड़ा सर्च कीजिएगा और अपना क्वेश्चन खुद ही से आप लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा डायग्नोस करिएगा। तो चलिए अब मैं रखती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।